बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफसोसनाक खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज जो है इलामा तालिबुल जौहरी साहब, जो बड़े मारूफ जय्यद आलम दीन और खिताबत के लिहाज से, मजालिस पढ़ने के लिहाज से उनका अपना एक नाम था, वो हमसे जुदा हो गए थे और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इलामा तालिब जौहरी साहब जिनका अपना एक पस मंज़र रहा है और पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी उन्होंने बहुत सी 9वीं 10वीं मुहर्रम के हवाले से मजालिस पढ़ी। आज वो हमसे जुदा हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके तमाम चाहने वालों के साथ भी इज़हार ताज़ियत, उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती। उनकी नमाज जनाजा आज पढ़ाई गई और बड़ी तादाद में लोगों ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। ज़ाहिर सी बात है, जब अपने प्यारे आपसे बिछड़ते हैं तो कोरोना वायरस के दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मास्क तो ज़रूर पहना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाए। इससे कबल भी एक अफसोसनाक खबर हमें मिली थी। मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब जो जामिया बनूरिया के मोतमिम थे, वो भी हमसे जुदा हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। वो भी बड़े मारूफ आलिम दीन थे और उनके जो फतवे थे, बिलखसूस उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया था। ये जो खुदकुश हमले होते हैं और जो रियासत के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी जाती हैं इनफरादी तौर पे और ग्रोह की सूरतों में, तो उस हवाले से भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया था। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो हमसे जुदा हो गए हैं। कल इनकी नमाज जनाजा कराची में ही अदा की गई और इनकी भी बहुत बड़ी तादाद में चाहने वाले लोग मौजूद थे जनाजा गाह में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विजुअल आपको बता सकता है कि कितने ज़्यादा हरदिल अजीज़ मुफ्ती साहब थे। बड़ा ही डायनामिक व्यू लेते थे, बड़े ही जैसे कहते हैं कि दौरे जदीद के साथ इस्लाम को, जो इस्लाम का एक इज्तिहाद का दरवाज़ा है, वो हम हमेशा इन्होंने खुला रखा और हर मामले पर टेलीविज़न पर आकर अपनी राय का इज़हार करते थे और बड़े बेबाक अंदाज से राय का इज़हार करते थे। इनके भी चाहने वालों से हमारा इज़हार ताज़ियत और जो इनकी फैमिली है उनके साथ इज़हार यकजहती। अल्लाह ताला इन दोनों जय्यद उलमा मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, इलामा तालिब जौहरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब प्रोग्राम के मौजू की तरफ हम आएंगे और हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोरोना वायरस, क्योंकि पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल है। 1,81,000 से ज़ायद अफराद इस मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। अगरचे इसमें अच्छी बात यह है कि 70,000 से ज़ायद सेहतियाब हुए हैं, 3,590 के करीब लोग लुक़्मा अजल बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कोरोना वायरस के सिलसिले में जो इमदादी सरगर्मियां की जा रही हैं उनको मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए 3 इनिशिएटिव्स जो हैं लिए हैं और उसका इजरा किया है, जिसका मकसद ये है कि जो इमदाद है, जो लोग दे रहे हैं, जो रियासत दे रही है, हुकूमत दे रही है, वो शफाफ और सही अंदाज में, टारगेटेड अंदाज में उन लोगों तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर खिताब भी किया और उन्होंने ये कहा कि SOPs पर फॉलो करना होगा और SOPs पर फॉलो करने के साथ साथ हमने बिजनेस को भी खोलना होगा, ताकि जहां एक तरफ हम लोगों को मोहलिक वायरस जो कोरोना वायरस है इससे बचा सके, तो दूसरी तरफ जो उनकी गुर्बत में मुब्तला लोग हैं उनको इससे भी बचा सकें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो तो सख्त लॉकडाउन के हमेशा से मुखालिफ थे। सूबे उनकी बात सुन लेते तो वो मुखालिफ लॉकडाउन, तो वो सख्त लॉकडाउन ना करते। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, हम आपको सुना देते हैं। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। जी व्यूअर्स, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है उन्होंने प्रेशर को रेजिस्ट किया और उसके नतायज उन्होंने कहा वैसे नहीं निकले जैसे आगे चल के वो कह रहे थे कि भारत में निकले जहाँ 34% लोग खत गुर्बत के नीचे आ गए। इस हवाले से अब गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस और हुकूमती हिकमत अमली और सेहतयामा के इशू पे। हमने देखा है वफाक और सिंध भी आमने सामने आते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली, वो ज्वाइन करेंगी। सैयद फहद हुसैन साहब
और वेरी नोटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट, डॉन न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और शर्मिला फारूकी साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद तेजी से लौट के आएंगे और अपने इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैयद फाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया और शर्मिला फारूकी साहब हम ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। फाद हुसैन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर आज़म साहब का, हमने एक जो उनका साउंड था, आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे उस तकरीब से जहां पर 3 इनिशिएटिव्स लिए गए। उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से सख्त लॉकडाउन के मुखालिफ थे। उनका भारत के नताइज देख लें और यूरोप को हम नहीं फॉलो कर सकते थे, उनके अपने तकाजे अमेरिका के और चाइना के और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी है। क्या कहेंगे इस हवाले से फाद हुसैन साहब? ठीक फैसला किया? देखिए अनवर, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहले दिन से यही पोजीशन लेके और उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और यानी अगर मैं उनको ये क्रेडिट तो जरूर दूंगा कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन साथ साथ माजरत के साथ मेरा ख्याल है हर इशू पे वो यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन जिस इशू पे यू टर्न लेना चाहिए था उस पर उन्होंने नहीं ली। ये मेरा मैं इस पे पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर जो जहां पे जिन जिन पहली बात तो ये है अनवार के, देखिए हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, जब भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए जी वो अमेरिका ने तो ये कर दिया, या देखिए वहां बरतानिया ने तो ये कर दिया, या इंडिया ने तो ये कर दिया, वो तमाम गलत मुल्कों की एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जहां पे कोरोना के हवाले से गलत पॉलिसियां बनी हैं और उन ममालिक में उन वहां के लीडरान के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है। यानी सारी दुनिया बशमूल अमेरिका ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत पॉलिसी बनाई है, जिसकी बुनियाद पे वहां पे ये हालत हुई है और शायद उनको इलेक्शन जो है वो महंगा पड़ जाए अपना। उसी तरीके से बोरिस जॉनसन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई, कहा कि जनाब हर्ड इम्यूनिटी जो है हम करेंगे, और फिर बाद में उनको यू टर्न लेना पड़ा। इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक गलत पॉलिसी बनाई, बगैर सोचे समझे जो है वो इकदाम उठाए। तो जब हमारे वजीर आजम जो है वो उन ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं जो कि खुद फेल हुए हैं, तो फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये किस तरह की मंतक है। देखिए, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी आपकी राय में? पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी? लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन इसकी तरफ ही जाए? दो चीजें अनवर, देखिए पहली बात तो लॉजिक है ना वो ठीक होनी चाहिए। ये कहना सारी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि देखिए जी अब तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब हम पीक की तरफ जा रहे हैं और ये तो होना ही है, और बाकी ममालिक खोल रहे हैं अपने लॉकडाउन। वो ममालिक लॉकडाउन खोल रहे हैं जिन्होंने अपने पॉलिसीज को लॉकडाउन को करके अपने कर्व्स को फ्लैटन किया है, स्प्रेड को स्लो किया है और उसके बाद खोला है। हमने तो सब कुछ खुला छोड़ दिया। कहते हैं अमेरिका की 3 स्टेट्स हैं फाद हुसैन साहब, ये भी राय थी कि अमेरिका की 3 स्टेट्स हैं जहां अभी भी जो है वो फ्लैटन कर्व नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ओपन अप किया। देखिए लेकिन उसके बाद आप ये नोट करें कि मजमूई तौर पर अमेरिका में जो गड़बड़ हुई वो तो शुरू में हुई है ना। हमारे यहाँ 2 प्रॉब्लम हुए हैं। पहली चीज, शुरू में जब गलत पॉलिसीज आई हैं तो उस वक्त जब हमें उस वक्त कंट्रोल करने की जरूरत थी इन्फेक्शन को, हम कर नहीं पाए। अब जब वो जंगल की आग की तरह फैल गया है, अब हम उसे मैनेज करने की कोशिश करनी है। तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में हमारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रेशर में आ रही हैं। ठीक है, एनसीओसी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं इस पे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जब मामलात अब यानी कि खराब हो गए हैं, अब उसको मैनेज करने की कोशिश करना मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है और अब हमारे पास ऑप्शन बड़े कम रह गए हैं। और बहुत हद तक जो है वो डैमेज होना था वो हो चुका है। मुझे लगता है ये कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत बेहतर पॉलिसी बना सकती थी, बदकिस्मती से नहीं बनाई।
डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी फाद हुसैन साहब की। उन्होंने कहा इट्स टू लिटिल टू लेट इफ आई पुट इट इन दिस वे, और जो पॉलिसी बनानी चाहिए थी जिसके कोई अच्छे नताइज निकलते वो पॉलिसी नहीं बना सके। बताइएगा क्या स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पे फॉलो करके इसके फैलाव को अब रोका जा सकता है, जबकि इन्फेक्शन बहुत हद तक बढ़ गया है और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर नौशीन साहब, चूंकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं और वजारत सेहत ही इस तमाम मामले को देख रहा है, और ऐसी वजारत है जिसकी डायरेक्ट इसकी डीलिंग होती है। वह तो अब तो NCOC और NCC जैसे फोरम्स भी बन गए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी मुल्क में जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो उस मुल्क की पॉपुलेशन को और वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उसको देखते हुए बनाई जाती है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा एग्जांपल्स देते हैं जी, टोटल लॉकडाउन्स हुए कुछ मुल्कों में, मगर कहीं पर भी पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन नहीं हुआ। चाइना की बहुत मिसाल देते हैं। एक प्रोविंस थी वुहान, जिसको इन्होंने ये हुबी की प्रोविंस, यहाँ वुहान के शहर में, वहाँ एक चाइना का एक कोना था जिसके अंदर जो था वो टोटल लॉकडाउन हुआ था। बाकी चाइना के अंदर जो थी वो माशी सरगर्मियां एक तरीके से चलती रही थी। दूसरी बात आप ये देखें कि हम लोग वो मुल्क है जहाँ पे 22 करोड़ आवाम जो रहती है वो किन हालात में रहती है। छोटे छोटे मोहल्ले हैं, 2-2 मोहल्ले के घर में 20-20 लोग रहते हैं। एक गली के अंदर 2-2, 250-250 लोग रहते हैं। ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लॉकडाउन करके माशी सरगर्मियां तो आपने रोक सकनी थी, मगर आप लोगों को जो है वो आप सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि लॉकडाउन का असल मकसद होता है, वो आप अचीव नहीं कर सकते थे। होना ये था कि आप उनकी मईशत को तो टोटली रोक देते, उनकी जरिए आमदनी को रोक देते, मगर आप लोगों को अलग नहीं कर सकते थे। हमारी देखिए WHO की बात हम करते, WHO ने आज से बहुत पहले, कुछ महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर इसका फैलाव जो है वो ज्यादा होगा और वहां पर हम इसकी वबा को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देखेंगे। तो ये सारी उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हमारे सोशल फैब्रिक को देखते हुए, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारी पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हुए उन लोगों ने ये जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें दी थी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये पॉलिसी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी सिर्फ जो फाद हुसैन साहब कह रहे थे, जो मिसालें दी जा रही हैं अमेरिका की, यूरोप की, भारत की, वो एक नाकाम पॉलिसीज हैं, तो उसकी मिसाल नहीं देनी चाहिए। जो कामयाब जिन मुल्कों ने बेहतर तरीके से, साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है, वियतनाम की गालिबन मिसाल दी जाती है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी जाती है, स्विट्जरलैंड की मिसाल दी जाती है, उनको फॉलो करना चाहिए। जी, मैं यहाँ पर यही बात आपसे करूंगी कि उनकी मिसाल भी तो हमें सूट नहीं करती। ताइवान की आप मिसाल ले लें कि वहां पर 400 केसेस के बाद केसेस स्टॉप हो गए और सिर्फ 8 डेथ्स रिपोर्ट हुई। वहां एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे कोई मार्केट बंद नहीं हुई, कोई दफ्तर बंद नहीं हुआ, मगर वहां के लोगों ने SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उन्होंने, उनकी तमाम कारोबारी जिंदगी चलती रही, मगर मास्क उनको कंपलसरी कर दिया था, उन्होंने पहना और उन्होंने अपनी जिंदगी को जारी रखा। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारी पॉपुलेशन को आप आज तक मास्क पहनाने में कामयाब हुए हैं? आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग करने में कामयाब हुए हैं? जिस मुल्क में हम लोग अपने लोगों को अवेयरनेस, इससे बड़ी अवेयरनेस कैंपेन मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। जिस तरह से सारे मीडिया ने भी इसके ऊपर, मैं समझती हूँ कि बहुत मेहनत की, मगर अगर आप, जब तक आपकी पॉपुलेशन जो है वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करेगी, किसी किस्म का लॉकडाउन भी यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहिबा के पास जाऊंगा। आपका नुक्ता आ गया कि जब तक से लोग नहीं फॉलो करेंगे किसी किस्म का लॉकडाउन जो कामयाब नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया और माजरत, आपको इंतजार करना पड़ रहा है। बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज जो खिताब किया उसमें जो लड़काना का उनका विजिट था उसकी भी मिसाल दी। हम वो भी शॉर्ट सुना देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब वो लड़काना गए और वो जो एहसास कैश प्रोग्राम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर गए थे, तो उन्होंने कहा वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई, जो लोग हैं, और उनका जो दौरा था उस पर उनको ये पता चला कि जहाँ छोटे दुकानदारों को जो है उनकी दुकानें बंद की गई, वहाँ छाबड़ी फरोशों को छाबड़ी भी नहीं लगाने दी गई। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इस पर उनको हैरत हुई कि उससे तो बहुत बुरा इफेक्ट हुआ उनकी जिंदगियों पे, उनकी लाइफ्स पे। हम सुना देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, फिर इसका आप जवाब दे दीजिएगा सुन के। शर्मिला साहिबा। मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने, देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे, कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई, मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने। यानी वो तो सोशल डिस्टेंस में ऐसे ही है,
तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पेट, तो वो भी बंद कर दिए। फाद साहब, आपने जवाब सुना। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने कहा कि जब लोग ना फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग एसओपीज को, तो कोई भी लॉकडाउन लगा दें, सख्त, स्मार्ट, अगली, वेरी स्मार्ट, उसके असरात नहीं मुरतब हो सकेंगे। देखिए, यानी कि डॉक्टर साहिबा की वही पोजीशन है जो एक और डॉक्टर साहिबा उन्होंने कहा था कि ये अब लोग जाहिल हैं तो हम क्या करें। अब मसला ये है कि क्यों जो मैसेज हुकूमत की तरफ से आ रहा है वो ये है कि अगर अवाम को, कि अगर आप लोग जो है वो कसूर आपका है, अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है, अगर आपके अजीज व अकारिब, आपके घर वाले, आपके दोस्त जो हैं वो इससे अपनी जो है वो जान से हाथ धो रहे हैं, तो कसूर आपका है। यानी ये एक अनोखी हुकूमत है माजरत के साथ जो अपने फेलियर आवाम पे डाल रही है। यानी मैंने ऐसी इस तरह की मैसेजिंग जो है वो कभी नहीं सुनी। यानी आप खुद सोचें कि हुकूमत कह रही है कि जनाब अब हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारा तो कोई काम नहीं है, अब आप लोग खुद ही हैं, खुद ही इसको भुगते, खुद ही निपटे। देखिए, ये इसको इस तरीके से भी को बात करता है, इस तरीके से भी को पॉलिसी मेकिंग करता है। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना। अगर आज लोग कंफ्यूज हैं, मुझे बताएं अगर लोग एसओपी फॉलो नहीं कर रहे तो किसका कसूर है? अगर लोग जो हैं वो अवेयर नहीं हैं कि ये इससे क्या होता है बीमारी से, अगर उनको उस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया तो किसका कसूर है? 5 महीने हो गए हैं। लेकिन फासिल, अगर अभी आज आपको भी हमने दिखाया, पाकिस्तान में बहुत अफसोसनाक लोग खबरें थी, सोचते हैं, लेकिन जो अनवर, नमाज जनाजा 5 पढ़ी महीने में गई, अगर आज दोनों भी लोग ये जय्यद सोचते हैं कि आलम दीन की, हम आपने देखा हॉस्पिटल कि जाएंगे तो हमें मास्क तो गलत पहने, टीका लेकिन लगा दिया समाजी जाएगा, फासला किसी कौन ने नहीं जिम्मेदार रखा। होगा? जी फाद साहब, जी फिर से बोलिए सर। मैंने कहा आप कह सही रहे, हुकूमत का काम है लीड करना, लेकिन लोगों को जब ये मैसेज चला गया, अभी हमने शुरू में दिखाया, वो अफसोसनाक खबरें थी कि इलामा तालिब जौहरी साहब और मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा के विजुअल्स भी दिखाए, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उनके जानने वाले प्यारे। उन्होंने मास्क तो जरूर पहने थे, लेकिन किसी ने कोई फासला या समाजी फासला नहीं बरकरार रखा। अनवार मेरा नुक्ता यह है कि अगर आपकी आवाम जो है उसमें ये अवेयरनेस नहीं पहुंची तो ये अवेयरनेस किसने देनी है? ये किसका काम है? मुझे ये बताएं ना। नहीं, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। मैं ये नौशीन साहबा से पूछूंगा। मेरे साथ चूंकि अब शर्मिला फारूकी साहबा आ गई, दोबारा उनकी लाइन में डिस्टॉर्शन थी। शर्मिला साहबा, एक दफा फिर माजरत, बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात सुन ली थी, उनका लाड़काना में छाबड़ी फरोशों को क्यों बंद रखा गया, और सिंध में तो कड़ा लॉकडाउन किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है सिंध में। अनवर साहब, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब तो शुरू दिन से उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब बीच में एक ऐसा पैच आया लॉकडाउन के बाद, जैसा भी लॉकडाउन हुआ, मैं उसके ऊपर एक अलग डिबेट है, उस पर हम बात कर सकते हैं किस हद तक वो कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़े से अरसे में लॉकडाउन भी किया सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उनके हाथ में फैसला होता तो शायद कभी ना होता, तो जब थोड़ा सा एक पेंडेमिक की रफ्तार थमी तो उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेने में देर नहीं की। 30 अप्रैल की फुटेज आप निकाल के देख लें, आपके पास होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब आए टेलीविजन पर, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इसका फैलाव कम है, शरह अमवात भी कम है, क्योंकि हमने बर वक्त लॉकडाउन कर लिया। और जनाब, बात यह है कि एनसीओसी की मीटिंग्स के अंदर जो भी फैसले होते रहे हैं वो मुत्तफिक हुए हैं, और उसको हेड करते हैं वजीर आजम साहब। जी, 1 अप्रैल को जो मीटिंग हुई उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया। 14 अप्रैल तक उसमें लॉकडाउन का अनाउंस हुआ, मुत्तफिका तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब उसे चेयर कर रहे थे। इट वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब, अब देखिए ना, अब कौम को कह दिया जाता है कि कौम जाहिल है, लेकिन बात यह है उसमें तो माजरत कर ली ना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने। देखिए, माजरत कर लेने से वो जो एक तकलीफ लोगों को हुई है, और जो बेचारी हमारी गयूर अवाम है जो इस वबा से लड़ रही है, मर रही है, बीमार हो रही है, अस्पतालों में आज जगह नहीं है, उससे उनकी दाद रसाई नहीं होती है। बात यह है कि आप लोगों को जाहिल कैसे कह सकते हैं? आपने तिब्बी माहिरीन के मशवरों के खिलाफ काम किए, और हट धर्मी से किए कि आप अपना सिम्प दुरुस्त भी नहीं करना चाहते,
जब आपको पता है कि लोग मर रहे हैं, आपको पता है कि वबा तेजी से फैल रही है, फिर भी आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर जहालत में इसको कहूंगी माजरत के साथ। अब आ जाते हैं लाड़काना के ऊपर। देखिए लाड़काना में जो बात की प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा दुख दर्द गम है, छाबड़ी वालों का भी और गरीब लोगों का भी। लेकिन मुझे आप ये बताइए, लाड़काना में जाके उन्होंने 35 कोर्स मील भी कर लिया, या किसी छाबड़ी वाले के साथ बैठ के खाना खाया, किसी के सर पे हाथ रखा, किसी की दाद रसाई की, किसी से मिले। सिंध के अंदर भी बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो काम करते करते इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दे गए, और आज भी वो काम कर रहे हैं, और उनको वही खतरात लाहक हैं जो आपको और मुझे हैं। लेकिन आप ये तो समझती ना शर्मिला साहबा कि उन लोगों की भी रोजी रोटी तो लगी रहे ना, ये तो आप समझती तवाज़ुन तो थोड़ा हो ना। रोटी तो देखिए, रोजी रोटी तो जब लगी रहेगी ना, जब वो जिंदा रहेंगे। अब आपने कह दिया कि जी घबराना नहीं है, लोगों ने घबराना छोड़ दिया, वो बाहर निकल आए। नहीं, आज तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आइंदा आने वाला महीना मुश्किल है। आज तो उन्होंने कहा कि महीना मुश्किल है आने वाला। क्यों? देखिए, महीने तो पहले से मुश्किल थे। 26 फरवरी को जब पहला केस आया था, जब से हम कह रहे थे और तिब्बी माहिरीन कह रहे थे। अच्छा, मैं आपसे वो भी जवाब ले रहे हैं, मैं नौशीन साहब से जवाब ले लूं, जो डॉक्टर जो शहबाज गिल साहब जैकाबाद गए हैं और वो जो अस्पतालों का चैलेंज था, वो एक अस्पताल की उन्होंने फुटेज भी दिखाई। शर्मिला साहब मेरे साथ ही रहेगा। नौशीन साहब बता दीजिए, ये फाज साहब भी इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अवाम पर छोड़ दिया है, मतलब कि वो जिसे पंजाबी में कहते हैं साढ़े तक रहना, अपना आप खुद बंदोबस्त रखना। और शर्मिला साहब भी कह रही तिब्बी माहिरीन के मशवरों के खिलाफ पॉलिसी बनाई है। देखें जी, आप सबसे पहले तो ये बात समझें कि ये कोरोना कोई 1 महीना 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं आया। ये वबा जब पेंडेमिक जब आती है तो ये मंथ्स एंड मंथ्स, और इसके खत्म होने का कोई टाइम हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि इसने 6 महीने लेने हैं, इसमें 1 साल लेना है, क्या कितना टाइम लेना है। और अब हम जिन मुल्कों में ये कंट्रोल हुआ है वहां पे हम इसकी सेकंड वेव भी अब देख रहे हैं। तो देखें, आप इस तरह महीनों के लिए और पूरे पूरे साल के लिए तो आप अपने मुल्क को लॉकडाउन नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। मैं आपके साथ एक थोड़ा सा डाटा शेयर करूंगी कि जो 92 हॉटस्पॉट्स जो इस वक्त पाकिस्तान में जो 20 सिटीज में जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इन 92 हॉटस्पॉट्स पे 40% ऑफ द एक्टिव केसेस हैं। इन एरियाज को जब लॉकडाउन किया गया तो सिर्फ 3% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन has been affected by this lockdown. तो अब ये 40% एक्टिव केसेस की जगह अगर आप पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देते और ये 3% पॉपुलेशन की जगह आप पूरी 100% पॉपुलेशन को बंद कर देते, तो मुझे बताएं कि ये मुल्क कितने दिन सरवाइव कर सकता था। ये लॉकडाउन जो है इस किस्म के जो है वो हमारे जैसे गरीब ममालिक में और हमारे जैसे, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरह की हमारा रहन सहन है, जिस तरह की हमारी ये जो अर्बन स्लम्स में जो सेटअप है, उसके अंदर ये पॉसिबल है ही नहीं है, सिवाय इसके कि इसके इकोनॉमी के ऊपर और लोगों के ऊपर नेगेटिव असरात आएंगे। अभी जहां पर जिन प्रोविंसेस में मैं बगैर किसी का मतलब वो मेंशन किए, मगर वहां पे सुसाइड रेट देखे सडनली ऊपर चला गया है। इससे पहले जब एक जरा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन शुरू में हुआ था तो एकदम से आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एटीएम मशीनों के बाहर कितनी स्नैचिंग शुरू हो गई। चलिए, आपने बता दिया। मैं फाज साहब के एक और नुकता पूछा क्योंकि मेरे पास जरा वक्त कम है। फाज साहब ये भी बताएगा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, ये सेहत आमा का इशू है, अभी मैडम ने बताया कि 3% इफेक्ट उससे हो रही है, लेकिन उसके नतायज इस्लामाबाद की हद तक तो बेहतर आ रहे हैं और कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन के नतायज हैं। ये बताएगा इस सेहत आमा के इशू में सियासत क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चैलेंज किया कि एक ऐसा अस्पताल बता दे जो NIH, JPMC और NCVD जैसा जो है, जो पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, तो वो चैलेंज कबूल करेंगे और ये अस्पताल हवाले कर देंगे। हमने देखा शहबाज गिल साहब जैकाबाद गए और उन्होंने एक इंतहाई दगरगू जो अस्पताल के हालात थे उसकी मंजर कशी करी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये सिंध और वफाक क्यों आमने सामने है ऑन अ पब्लिक हेल्थ इशू? देखिए अनवार, जब इस जमाने की तारीख लिखी जाएगी और ये जो केस है इसकी, ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जब केस स्टडीज लिखी जाएंगी तो पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पर होगी, वो ये होगी कि जब मौका आया, एक क्राइसिस आया हमारे ऊपर, उस वक्त हमारी लीडरशिप ने वो लीडरशिप नहीं दिखाई जो होनी चाहिए। देखिए, ऐसे मौके पे हमें इंक्लूसिव होना चाहिए। आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों को जोड़े, उनको तोड़े नहीं। आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो तमाम को साथ लेके चले। ये पहले दिन से, यानी मार्च से आप देखें कि इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई और उसके बाद चंद ही हफ्तों में एक पब्लिक हेल्थ इशू को हमारी लीडरशिप ने
एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। Yes. और उससे जो डैमेज हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो यानी कि जब आप बुनियाद पॉलिसी की गलत डालते हैं तो इमारत टेढ़ी बनती है, और आज हम उस टेढ़ी इमारत को देख रहे हैं। शर्मिला साहब, आपका बताइएगा, ये जैकाबाद में तो हालात को इतने अच्छे नहीं थे। दावा तो बिलावल साहब ने किया कि सिंध के अस्पताल जैसा अस्पताल लाकर दिखा दे, तो वो फिर अपने चैलेंज को कबूल किया शहबाज गिल साहब ने, और वो जैकाबाद गया और दिखा दिया अस्पताल में ना आईसीयू है ना कोई और वहां पर सहूलियात है। अनवार साहब, पहली बात तो ये है कि जिस अस्पताल में वो गए वो अस्पताल बहुत अरसा कबल बंद हो चुका है, फंक्शनल नहीं है जगह। इट्स नॉट फंक्शनल। वो अबंडेंट एक हॉस्पिटल है जो अब नहीं फंक्शनल। वहां पर जिम्स है, एक बड़ा अस्पताल जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज हैं, जो पूरे बलूचिस्तान को भी केटर करता है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी फुटेजेस भी आपको भिजवा देती हूँ, और उनकी फुटेजेस पॉलिटिक्स होनी चाहिए शर्मिला ऑन अ लार्जर साइड। क्या जो फाद भी कह रहे हैं कि कोई इस पे तो नहीं, पब्लिक हेल्थ इशू पे तो नहीं पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आप लोग चैलेंज दें ना वो कबूल करें। हम तो नहीं यहाँ से जहाज में बैठ के पंजाब गए या खैबर पख्तूनख्वा गए, वहां जाके इतने फारिग नहीं है कि हम जाके दूसरे सूबों में जाके अबंडन अस्पतालों की हम वीडियोस बनाएं और फिर वो सोशल मीडिया में डालें जस्ट टू मलाइन सिंध। दूसरी बात यह है कि अगर आप सखर उतरे ही थे तो फिर आप NICVD की जो सैटेलाइट वहां पर अस्पताल है वो भी विजिट कर लेते। देखनी चाहिए ना आपको। वहां पर तो लोग आपको बुला भी रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आप आके इसको भी विजिट करें, लेकिन आपने इसे मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी बात देखिए, बात मैं पहले ये कर रही थी कि अगर आप लोगों को कहेंगे कि वो जाहिल हैं और वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, तो लोग आपको देखते हैं, लीडरशिप को देखते हैं। अगर आप मास्क पहने बगैर मीटिंग्स करेंगे तो आप लोगों को मास्क पहनने पे मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप नथिया गली घूमने जाएंगे तो आप लोगों को घर नहीं बैठा सकते। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ा गॉड गिवन मौका था कि वो इस पेंडेमिक के अंदर एक हकीकी लीडरशिप दिखाते। दुनिया में आफतें आई हैं लोगों के ऊपर, ममालिक के ऊपर, और तारीख ने उन्हीं लोगों को याद रखा है जिनके लीडर्स ने उसके इस मुश्किल हालात में गैर मामूली फैसले किए हैं। दिस इज अ टाइम टू यूनाइट, नॉट डिवाइड। और अनफॉर्चुनेटली वफाक की जाने से सिर्फ डिवीजन की बातें की गई हैं। कभी गवर्नर राज की बात की गई, कभी इमरजेंसी की बात की गई, कभी जहालत की बात की गई, कभी ये कहा कि आप आमिर हैं। ये गुफ्तगू एक ऐसे वक्त में जहां लोग अपनी जानें बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए आपकी राय। अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिले। क्विक रिस्पांस फ्रॉम नौशीन हामिद साहब, फिर आई हैव टू वाइंड अप दिस सेगमेंट, और क्योंकि डॉक्टर सानिया निश्चित साहब को जा रहे हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, एक लीडरशिप दिखानी चाहिए, गैर मामूली हालात है। फाद हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि जब इस पे तारीख लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि हम मुनकिसिम नजर आए, बाजारन मुनकिसिम नजर आए, इकट्ठे नजर नहीं आए। नौशीन साहब क्या कहेंगे, लास्ट वर्ड? देखिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो अच्छी चीजें हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। हम करेंगे, डॉक्टर सानिया से पूछेंगे, पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करें। 4 लेबोरेटरीज पाकिस्तान में मौजूद थी, आज 107 से ज्यादा लेबोरेटरीज जो हैं वो काम कर रही हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो 776 हॉस्पिटल्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो है वो आइसोलेशन फैसिलिटीज में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। आज हम लोग अपनी प्रोटेक्टिव गियर N95 मास्क खुद बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। आज हम लोग अपनी जो वेंटिलेटर्स हैं उनके अप्रूवल हो गए हैं, हम उसको खुद बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। तो और जो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और जिस तरीके से इस पेंडेमिक को गवर्नमेंट फाइट कर रही है, मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छी बातें भी हैं करने को। चलो, वो आपने उसका इजहार कर दिया, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। बहुत बात। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद फाद हुसैन साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और शर्मिला फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपना अपना मौकफ दिया। व्यूअर्स, ये कोरोना वायरस और हिकमत अमली के हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब हम बात करेंगे जो आज इनिशिएटिव्स लिए गए, 3 बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि जो कोरोना वायरस के सिलसिले में इमदादी सरगर्मियां हो रही हैं उनको कैसे मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। लाइव हमारे साथ मौजूद हैं टीवी पे। बहुत शुक्रिया और माजरत आपके पास जरा देर से है, हमारी डिस्कशन जरा हॉट अप हो गई थी, उसको भी हमने जो है वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर सानिया बताइएगा, कौन से 3 इनिशिएटिव्स हैं जिनका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगाज किया, इजरा किया, और जो आप लोगों ने मुरत्तब की? पीटीवी के व्यूअर्स को जरा उसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा डॉक्टर साहबा।
जी अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इन 3 इनिशिएटिव्स का बैकग्राउंड बताती चलूँ। जैसे कि आप जानते हैं हुकूमत जो है इस वक्त उन लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है जिनकी रोज़गार कोरोना कोविड-19 की वजह से मुतासर हुए हैं। एहसास कैश जो है उसमें से एक उसका एग्जाम्पल है। साथ साथ बहुत से समाजी इदारे जो हैं वो भी काफ़ी मुतहरिक हैं और उनका काम भी चल रहा है, मगर हुकूमत और समाजी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत ज़रूरी होता है ताकि डुप्लिकेशन ना हो और ताकि जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वो ना रह जाएं। तो उस सिलसिले में आज 3 इनिशिएटिव्स का बाकायदा इजरा किया गया है। सबसे पहले तो एक ऐप जो है इंशाल्लाह अगले 48 घंटे में अवेलेबल हो जाएगी और उस ऐप के ज़रिए जब समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे अपनी लोकेशन की फ़ोटोग्राफ लेंगे यानी कि तस्वीर लेंगे तो वो फ़ौरन ही एक नक्शे पे वो मैप आउट हो जाएंगे, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो पनाह गाह हो, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, वो हमारे पास तस्वीर लेने से हमारी मैप में वो आ जाएंगे और इस तरह से समाजी इदारे देख सकेंगे कि किस शहर में तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ऑपरेशंस हैं और कहाँ नहीं हैं। तो इससे डुप्लिकेशन कम करने में भी मदद मिलेगी और जिन जगहों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कोई सरगर्मियाँ नहीं हैं वहाँ हम मदद मिलेगी कि उनकी निशानदेही हो और वहाँ सरगर्मियाँ शुरू हों। नंबर 1। दूसरा जो आज चीज़ का हमने बाकायदा आगाज़ किया है उसका नाम है एहसास राशन पोर्टल। ये एक वेब पोर्टल है, यहाँ पे 2 किस्म के स्टेक होल्डर्स आते हैं और रजिस्टर होते हैं। पहले तो वो लोग आते हैं जो कि राशन लेना चाहते हैं और वो एक फॉर्म भरते हैं और फिर ये डिक्लेरेशन देते हैं कि उनका डेटा हम प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के बाद शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ डोनर्स भी उस पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं और जब वो रजिस्टर होते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन होती है और वो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वो कहाँ पाकिस्तान के किस हिस्से में हैं और किस हिस्से में वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो फिर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, डोनर्स को वेट करते हैं, जो रिक्वेस्टर्स होते हैं देखते हैं कि कहीं उनकी एहसास कैश से मदद तो नहीं हो गई। अगर उनकी हो गई है तो फिर उनको अलहदा करते हैं, जिनकी नहीं हुई और जो उन जियोग्राफी से मैच करते हैं जहां डोनर्स जिसके इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो फिर हम बेनिफिशरीज का डेटा डोनर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक डोनर बेनिफिशरी मैचिंग सिस्टम हमने बनाया है ताकि वो लोग जो 8171 की स्कीम में अपनी दरख्वास्त नहीं भेज सकते थे या जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे दरख्वास्त नहीं भेज सके उनकी किसी तरह मदद हो जाए और डुप्लिकेशन भी ना हो, यानी कि जिनकी इमदाद हुकूमत ने कर दी है उनकी तो हो गई है मगर जो रह गए हैं उनकी इस तरह से मदद हो जाए। तो ये दूसरी चीज़ इसका बाकायदा अजरा हुआ है। 4 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से आज हमारी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा दिया जाएगा और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत ने डेटा डेमोक्रेटाइजेशन की है, यानी कि हुकूमती डेटा जो है उससे कवायद व ज़वाबित के मुताबिक निजी शोबा भी इस्तेफादा कर सके ताकि लोगों की मदद हो। तो ये तो दूसरी चीज हो गई। ऐप का मैंने जिक्र किया, राशन पोर्टल का जिक्र किया। तीसरी जो चीज है जो बहुत अहम चीज है वो प्राइम मिनिस्टर का कोविड रिलीफ फंड है। उसकी आज एक नई वेबसाइट और ऐप का भी इजरा हुआ है। उसमें मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी पैसे देने के कई जो तरीके हैं वो वज़ा किए गए हैं और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी 1 रुपया इस फंड में डालेगा तो हुकूमत उसको 4 रुपए से मैच करेगी और ये तमाम फंड्स जो हैं ये एहसास कैश की मद में हकदारों को दिए जाएंगे और इनकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो एहसास इमरजेंसी कैश के इंफॉर्मेशन पोर्टल पे मौजूद हैं, जहां आप तहसील लेवल तक ये देख सकते हैं कि कितने हकदार हैं, कितनों की अकाउंट्स क्रेडिट हो गए हैं, कितनों ने पैसे निकाल दिए और अब कितने में पैसे रह गए। तो आज
ये 3 चीज़ों का बाकायदा इजरा हुआ और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और मैं भी अब ये बताएगा कि आपने बड़े मुफस्सल अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है, इससे कोई पेचीदगी तो नहीं होगी कि उन सादा लो आवाम को कि इसमें कोई जिसे कहते हैं कि इजी रहेगा उनके लिए इन ऐप पे अप्लाई करना और उनकी सूझबूझ के मुताबिक रखते हुए तमाम चीजें वजह की गई हैं? देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हम हमेशा वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करते हैं। आपको याद होगा कि जब 8171 स्कीम भी आई थी तो मैं लेबर कैंप्स में जाके लोगों से अपील करती थी कि लोग आएं और इन लोगों की मदद करें कि वो SMS करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी वॉलंटियर्स का एक बहुत अहम रोल है कि वो लोगों की मदद करें कि वो ये एप्लीकेशन फिल करें। मगर हमने आसानी ये रखी है कि लोग अगर फेसबुक पे भी जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल दें तो हम उनको रजिस्टर कर सकेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का कोविड रिलीफ फंड है उसमें आपसे पहले भी जब हमारी रमज़ान में भी गुफ्तगू हुई, उसके बाद भी जब गुफ्तगू हुई तो आपने कहा कि जो 144 अरब रुपए गालिबन रखे गए थे जो 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज को देने थे, उसके बाद ओवर एंड अबव जिनको नहीं मिले उनको अब PM कोविड रिलीफ फंड से जो 1 रुपए देगा हुकूमत 4 रुपए देगी, कुछ उससे भी तकसीम शुरू हो गई है लोगों? जी हाँ, आज के हमारे फिगर्स ये थे कि हमने कोई 1 करोड़ 10 लाख जो मुस्तहिकीन थे उनको ये जो इमदाद है वो लाइन हमने क्रॉस कर दी थी। हम शुरू हुए थे 1 करोड़ 20 लाख से, मगर अब हमारे पास जो बजट मौजूद है वो 1 करोड़ 60 लाख का है। और जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा, ये जो फंडिंग, एक्स्ट्रा फंडिंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर्स के कोविड रिलीफ फंड के थ्रू होगी। अच्छा, ये बताएगा सदिया साहिबा कि अब बजट की तजवीज़ भी सामने आ गई हैं और आप इस बड़े डायनामिक अंदाज में इस पूरी एफर्ट को लीड कर रही हैं। जो एलोकेशंस हुई हैं वो आप समझती हैं सही हुई हैं? 209 अरब रुपए गालिबन रखे गए हैं एहसास प्रोग्राम के लिए। मौजूदा हालात और कोरोना वायरस के मौशी मुज़मिरात और असरात को देखते हुए सफिशिएंट एलोकेशन हुई है या इसमें जरा ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो हमारी रेगुलर ऑपरेशंस हैं उसके लिए तो ये 208 अरब का जो बजट है वो काफ़ी है। मगर अगर ये कोविड-19 की जो मामलात हैं ये प्रोट्रैक्टेड होते हैं, ज़्यादा तवील होते हैं, इनके असरात अगले कुछ महीनों तक जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि हमें एहसास इमरजेंसी कैश की एक और ट्रांश देनी पड़े 2 माह के बाद। और अगर ऐसा फैसला होता है तो वो फिर हमारे बजट से हट के उसके लिए बजट मुख्तस किया जाएगा। और हुकूमत में ये के लेवल पे, काबीना के लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम देखेंगे कि सिचुएशन कैसे आगे चलती है और जो भी लोगों की मदद करने के लिए ज़रूरत हुआ ज़रूर इंशाल्लाह हुकूमत ज़रूर करेगी। डॉक्टर सर, यही भी मुझे बताइएगा कि जाहिर बात है ये जो आपने ऐप किया है वो आपने का एक ऐप तो 48 घंटे में एक्टिव हो जाएगा, दूसरा भी इंशाल्लाह जाहिर बात है वो भी आ जाएगा। समुंदर बार पाकिस्तानी अगर ये गुफ्तगू सुन रहे हो तो आप क्या उनको यकीन दिलाएंगी कि जो शफाफियत है उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि हमारे लोग जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि अतिया देने में, ज़कात खैरात देने में पेश होते हैं और ऐसा मुल्क है जिसमें इवन वो लोग भी जिनसे हम नहीं तवक्को रखते, इस्तात ही रखते, वो पैसे देते हैं। जो समुंदर बार हमारे पाकिस्तानी उनकी इनकम में भी कुछ कमी आई, लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यू इंश्योर देम, यकीन दिलाएंगी कि पैसा सही मानों में टारगेटेड और मुस्तहिकीन को मिलेगा? जी हाँ, जैसे अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं pass.gov.pk, वहाँ से आप हमारे इंफॉर्मेशन पोर्टल पे जा सकते हैं जहाँ एहसास इमरजेंसी कैश की तमाम कैटेगरीज की तफसीलात मौजूद हैं। और अगर इस वक्त आप स्क्रीन पे दिखा भी दें तो बहुत अच्छा होगा। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स कोविड रिलीफ फंड से फंडेड है। इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो वेबसाइट पे ऑन अ रियल टाइम बेसिस अपडेट होती हैं और डोनर्स जो हैं वहाँ जाके देख सकते हैं कि
तमाम जो फंड में जो एलोकेशन आएगी वो तमाम इमरजेंसी कैश की मद में दी जाएगी। इस पे कोई ऑपरेशनल कॉस्ट चार्ज नहीं की जाएगी, इस पे कोई ओवरहेड कॉस्ट्स चार्ज नहीं की जाएंगी। और इंशाल्लाह जब यूटिलाइजेशन हो जाएगी, जब तमाम रकम की तरसील इन 2 कैटेगरीज में हो जाएगी, तो आप जाके एक एक पैसे का हिसाब वहाँ देख सकेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस पे कोई ऑपरेशनल कॉस्ट लेवी नहीं होगी। जितने भी पैसे आएंगे वो तमाम लोगों के हाथ में जाएंगे जो इस वक्त इंतहाई मजबूरी के आलम में है, क्योंकि उनका जो रोज़गार है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है लॉकडाउन्स की वजह से। डॉक्टर सनिया, ये भी ज़रूर बताइएगा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप पॉवर्टी एलिवेशन की भी मिनिस्टर हैं, तखफीफ गुर्बत की। लोगों में गुर्बत बढ़ी है और आज वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे कि जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि मैरिज हॉल्स बंद हैं, वहाँ पर बहुत से लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल्स बंद हैं, इस तरह एक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए जो मुखैर हजरात हैं वो आगे बढ़ें, चाहे वो पीएम का कोविड रिलीफ फंड है या जो आपने ऐप्स डेवलप की हैं, आप लोग साथ रब्ता करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तखफीफ गुर्बत के लिए एक मरबूत एफर्ट हो सके। जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो मुखैर हजरात हैं, साहिब हैसियत लोग जो हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जिनका रोज़गार मुतासर नहीं हुआ कोविड की वजह से, इस वक्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो उन लोगों की मदद के लिए सामने आएँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना पीस रेट बेसिस पे जिनको पेमेंट होती है, जो पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकॉनमी में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऐसे लोगों के रोज़गार बुरी तरह मुतासर हुए हैं और हमें लेबर सर्वे ये बताता है कि 24 मिलियन ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, ब्रेड विनर्स यानी कि सरबराहान यानी कि कमाने वाले 24 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी रोज़गार मुतासर हुआ है। अगर इसको आप हाउस होल्ड साइज से मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ी एक फिगर है। ये कोई 150 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान की 2/3 आबादी है जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से मुतासर है। तो हुकूमत के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुखैर हजरात के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हुकूमत इंशाअल्लाह ये जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाएगी। एहसास इमरजेंसी कैश का सिलसिला जारी है, उसको वसी भी ज़रूरत के मुताबिक किया जाएगा। अगर दूसरी ट्रांश की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत के रेडार पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी ट्रांश दी जाए। हम तमाम सूबों के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं और आपने देखा कि इस मुश्किल के वक्त में कोई डुप्लिकेटिंग कैश ट्रांसफर्स नहीं चले। हमने सबको साथ बिल्कुल ही गैर सियासी तौर पर सबको साथ लेके चलाया। आपने ये भी देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने फंड के फैसले किए और जब मैंने उनको एक हफ्ता पहले फिगर्स बताए तो मैंने उनको बताया कि सिंध में जो प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड की जो एप्लीकेशंस आई हैं उसमें सिंध के जो एप्लीकेंट्स हैं एलिजिबल वो सबसे ज़्यादा हैं। तो उस वक्त वज़ीर आज़म के पास ये ऑप्शन था कि वो ये कहते कि वही फार्मूला अप्लाई करो जो पहले किया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से दो, मगर उन्होंने उस वक्त डायरेक्शन ये दी कि आप इसको जितने लोग एलिजिबल हैं, जितने लोग हकदार ठहरे हैं, चाहे वो जहां भी हैं, उनको मेरे फंड से मदद करें। फिर जब हमने उनके सामने 8171 की स्पिल ओवर लिस्ट रखी, आपको याद होगा कि 8171 में 4 मिलियन एक थे, 3.5 मिलियन एक थे, मगर एक स्पिल ओवर लिस्ट थी 2.3 मिलियन की, यानी कि 23 लाख लोगों की जिनके लिए हमारे पास फंड नहीं था। तो जब मैंने उनके सामने वो लिस्ट रखी उसमें भी सिंध का हिस्सा सबसे ज़्यादा था और उन्होंने उसकी भी मंजूरी दी कि नहीं, जितने हकदार लोग ठहराए गए हैं पॉपुलेशन कोटाज लगाने के बगैर उन सब की मदद की जाए। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ना तो ये काम बिल्कुल कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हो रहा है, बल्कि इसमें कोई सियासी अंसर नहीं है। जो भी हकदार हैं, जहां भी हकदार हैं, हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे उनकी वैसे ही मदद कर रही है। और हमने जो आज जो इक़दाम लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि जो समाजी इदारे हैं वो हमारे साथ मिल के काम करें, हमारी कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक सिनर्जी एक्सप्लॉइट हो।
आपने बहुत अच्छे वेल पुट अप। ये मुझे बताइएगा कि अपोजिशन की तरफ से मैं सुन रहा था टुवर्ड्स दी एंड कि आपको स्पेस भी मिली, फिस्कल स्पेस मिली। आपने तो बहुत अच्छी खबर ये सुनाई कि दूसरी किस्त जो है वो भी दी जा सकती है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग मिलते हैं वो कहते हैं उनसे हमें बड़ा टाइमली रिलीफ मिला 12,000 रुपए से। लेकिन जाहिर बात है आपके इल्म में है कि एक तो महंगाई है और दूसरा ये कोविड जो है इसकी पीक अभी भी आ रही है। तो जो डॉक्टर सनिया साहबा, मैं सेनेटर शाही रहमान साहबा को सुन रहा था, वो कहती 1.8 बिलियन डॉलर का जो कुशन मिला है उस फिस्कल स्पेस से आप समझती हैं कि ज्यादा जो उसका ज्यादा चंक है वो इस तरफ पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल प्रोटेक्शन की तरह अगर डायरेक्ट हो जाए तो ज्यादा लोगों को, मुस्तहिकीन को पैसे मिल जाएंगे? योर टेक? देखिए जी, जो 1 ट्रिलियन प्लस का पैकेज था उसमें बहुत सेक्टर्स की एलोकेशन थी। मैं अपने सेक्टर के लिहाज से आपको बता सकती हूँ कि जो 144 अरब का जो बजट हमें मिला था उसमें सिंध के लिए 60 अरब मुख्तस है और ऑलमोस्ट 80% इस वक्त तकसीम हो चुका है। 60 अरब ये उनके शेयर से कहीं ज़्यादा है। मैंने 2 दिन पहले स्लाइड्स भी ट्वीट की थी कि जो सिंध का 2017 के पॉपुलेशन के मुताबिक, पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक 22% शेयर बनता है, मगर एहसास कैश में उनका जो शेयर है वो 31% है। ओके। 60 अरब सिंध के लिए मुख्तस है। 50 लाख खानदान की बराह रास्त वहाँ इमदाद हो रही है। तो ये तमाम काम बिल्कुल ही गैर सियासी अंदाज में हो रहा है। चले डॉक्टर सनिया साहबा, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। वी आर कटिंग इनटू न्यूज टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़े ही मुफस्सल अंदाज में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। हम आपको वक्तन फवक्तन जो है वो आपसे बात भी करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज के लिए यही कुछ, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ जाता है। प्रोग्राम सच के साथ को देखते रहिए। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पे हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेफ रही। तो कल रात 10:05 आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरे पेशेंट को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।